नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। हम बात करेंगे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की, और इस कंपनी के ईडी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रमेश गेहानी सर होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में। तो रमेश सर से जो क्वार्टर फोर नंबर्स आए उस पर चर्चा, और आगे का आउटलुक इस पैंडेमिक के बीच कैसा नजर आता है। और रोज की तरह हेडलाइंस के उस पर संजीव भसीन सर होंगे, जिनसे बेहतरीन पिक्स का बेसब्री से आप सबका आई एम श्योर इंतजार है। और दूसरा गाबा सर से मार्केट्स के टेक्निकल्स की मैपिंग भी करवानी है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में मजबूती जारी, निफ्टी 15,200 के ऊपर टिका। एचडीएफसी ट्विंस, लार्सन एंड टूब्रो और एसबीआई से मिल रहा है सपोर्ट। निफ्टी बैंक भी 250 अंक ऊपर। मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी। नतीजे और ब्रोकरेज हाउस के थम्स अप से एसबीआई का जोश हाई। लगातार 4 दिनों की तेजी में करीब 10% दौड़ा। अन्य सरकारी बैंकों में भी जबरदस्त तेजी। फार्मा शेयर कर रहे हैं आउट परफॉर्म। 10 दिनों की ऊंचाई पर निफ्टी फार्मा इंडेक्स। कैंसर की दवा को यूएसएफडीए मंजूरी और कोविड दवा की फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने से नैटको फार्मा 11% उछला। अन्य फार्मा शेयरों में भी एक्शन। क्वाइट कॉन्फिडेंट हूं कि इस साल में एल्यूमिनियम और कॉपर का प्राइस काफी स्ट्रांग रहेगा। एल्यूमिनियम और कॉपर में अभी बुल रन रह सकता है जारी। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में हिंडाल्को के एमडी सतीश पाई बोले, जबरदस्त मांग और सप्लाई में कमी से आएगी तेजी। ये जो लॉन्ग टर्म लीज का है वो प्रक्रिया जारी है एंड हो सकता है बहुत जल्दी ही ये जो है फाइनल हो जाए। रेलवे एग्रीमेंट के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन को 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की सैद्धांतिक मंजूरी। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीएमडी वी कल्याण रामा बोले, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत करने पर पूरा फोकस। बयान के बाद शेयर 9% तक दौड़ा। और गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह ने कहा, निफ्टी के लिए तैयार है 16,000 का फाउंडेशन। टॉप बॉय बैंकिंग शेयर आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में निवेश को बताया फायदेमंद। आईआरसीटीसी और एलएनटी के अलावा इप्का लैब्स, ल्यूपिन, सन फार्मा में आगे तेजी की जताई उम्मीद। चलिए क्विकली भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन्स पर आपको नजर आएंगे। 1/4 से 1/3% का उछाल वापस। तो 12:30 पे ओपनिंग में कह रहा था 1/4 से 1/3% का उछाल। शो खत्म करते करते मेंशन करना पड़ा कि सारे गेंस वाइप आउट हो गए, और अब वापस 1/4 1/3% की बढ़त के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक में वापस स्ट्रेंथ लौट आई। निफ्टी बैंक यहीं से चलना शुरू हुआ था, यहीं से गिरा था उसी समय जहां अभी हम आके खड़े हो गए वापस। उस समय 2/3% का उछाल था, ठंडा पड़ गया था, 1/4% तक गिर गया था। अब वापस निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ लौटती हुई उन पिछले आधे पौन घंटे में, और अब 250 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक वापस डटा हुआ, वापस बढ़त के साथ आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो मोमेंटम लौटता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 2-for-1 का रेशियो है। लार्जली फाइनेंशियल्स आज लार्ज कैप्स में फिर से लीड करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में भसीन सर को पहले जोड़ लेता हूं। आईएफएल सिक्योरिटीज के संजीव भसीन सर जुड़ते हुए। भसीन सर, ये आपका कन्विक्शन तो पे ऑफ कर रहा है सर। 15,200 के ऊपर अब हम इस समय कामकाज करते हुए, फर्दर लेग्स है ना अभी इस अपमूव के, और कौन से ट्रेड्स लेने हैं सर अभी इस समय? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो आपको ध्यान है 2 हफ्ते पहले मैंने आपको 14,500-600 पे कहा था कि लास्ट वीक ऑफ मे विल सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड। अब आई डोंट नो नेक्स्ट 2-3 दिन में न्यू हाई में कोई ज्यादा कमी तो रहती नहीं है। आई एम वेरी पॉजिटिव। इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक न्यू हाई जरूर आएगा। और इस दौरान जो रियल बुल रन है वो तो मिड कैप्स में है, दैट इज ऑलरेडी हिटिंग ऑल टाइम हाइज। तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन द मिड कैप्स एंड सेलेक्ट लार्ज कैप्स। तो आई थिंक बने रहने में ही समझदारी है। You can keep booking profits on the sectors or the trading stocks which you have given, but you have to stay invested because I think the best is yet to come. अरे वाह, तो बेस्ट इज येट टू कम।
और भसीन सर ने वाकई 2 हफ्ते पहले जब जुड़े थे तब कहा था अच्छी तेजी और सरप्राइज करेगा मई का महीना, और वाकई वो सरप्राइज स्क्रीन्स पे दिखता हुआ। और भसीन सर कह रहे हैं अभी तो और भी तेजी बाकी है, बेस्ट इज येट टू कम। तो भसीन सर बढ़िया स्टॉक्स, मुझे तो एसबीआई सरकारी बैंक्स का बेट नहीं भूलता। एसबीआई क्या मूव दिखा चुका है, सरकारी बैंक्स में क्या आउट परफॉर्मेंस है, रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स हाउसिंग सब में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जो भी 1:30 बजे के कॉल्स आपने मुझे दिए, आज कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाना है? हाँ, तो अपडेट दे दूं सर। उस दिन आपको 1118-20 में एमजीएल का था, उसके आज रिजल्ट है 1158 बिक गया, 4% अप। और गोदरेज प्रॉपर्टी 1250, 1260, 1310, आज 1370 बिक गया गोदरेज प्रॉपर्टी। इट्स द लार्जेस्ट गेनर, 4.5% अप है अलॉन्ग विद डीएलएफ। आपकी मैं और अपडेट कर दूं, एस्कॉर्ट्स 1120-22 पे कन्विक्शन कॉल थी 1200 का, 1199 बिक गया। और मारुति 6700 पे कहा था, 7000 घटाकर 6970 बिक गया। इसके अलावा मैकडॉवेल आपको बहुत जोर से कहा था 555 to 560, इट केम आउट विद एक्सीलेंट नंबर। मैकडॉवेल इज हेडेड टू 675। अब गोदरेज प्रॉपर्टी में बुक कीजिए आशीष जी, और जो मेरे हिसाब से एफएमसीजी स्टॉक ऑफ द ईयर होएगा वो होएगा गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर हैज जस्ट रोप्ड इन द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम लीवर। देयर मार्केट शेयर इज गेनिंग in Indonesia in double digits, and here on the pesticides, on the hair dye, I think it will be a no-brainer. So I think this is the time to be in quality stock. 8 से 11 में लीजिए, keep a stop loss of 783, look for a target of 880 to 900 on Godrej Consumer. The other buy would be unquestionably the largest private insurers which has consolidated, लेकिन इस समय मेरे को सबसे ज्यादा सेफ्टी वो शेयर लेने में है। 672 से 74 में लीजिए HDFC Life, keep a stop loss of 660. This is headed to 700 to 710. गजब, थैंक यू भसीन सर ये बेहतरीन कॉल्स के लिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के बाद अब लीजिए गोदरेज कंज्यूमर। बढ़िया रीरेटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, क्या मैसिव रीरेटिंग के बाद गोदरेज कंज्यूमर के जून फ्यूचर में खरीदारी करने का मन। 880 तक के टारगेट्स यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा बेहतरीन पेडिग्री का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर HDFC लाइफ, इसके भी जून फ्यूचर्स में खरीदारी, 700 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। चलिए, तो ये हो गई इस समय की बेहतरीन पिक्स। और भसीन सर ने कहा था बहुत जोर से मैकडॉवेल लेने के लिए। हम लोग गलती ये कर देते हैं, स्टॉक की जगह वीकेंड में सब कुछ और लेने लग गए। मैकडॉवेल का स्टॉक लिया होता तो बढ़िया बरकत आती, क्या बढ़िया नंबर्स आए, और रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद भी अच्छा मूव यूनाइटेड स्पिरिट्स के काउंटर में देखने को मिल रहा है। गावा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। गावा सर, गुड आफ्टरनून। ये मार्केट को कैसे अप्रोच करना है? ये ऊपर से करेक्ट हो गया, सुबह ऐसा लगा गया बाजार गया, नीचे तो फिर चल गया, वो चल के ऊपर आता है फिर ठंडा पड़ जाता है। करना क्या है इसमें? खरीदना है और क्या करना है। लेकिन पहले ये बताइए आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया था यूनाइटेड स्पिरिट्स का? कोई बात नहीं, नहीं, मैं जनरली कह रहा था कि लोग समझते नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्टॉक खरीदना था। और वो भसीन सर ने कहा था बहुत जोर से मैकडॉवेल ले लो, तो सबने वीकेंड में बहुत जोर से ले ली सर, अब स्टॉक लेना भूल गए। चलो कोई बात। ऐसा है कि देखिए निफ्टी आज गैप अप खुला, दिक्कत वो थी। और एक मिनट, अरे निफ्टी छोड़िए। अरे गावा सर, ये वीकेंड पे कहीं जाने वाले थे आप, फोटो भेजने वाले थे, फोटो ही नहीं भेजी। मैंने आपको मैसेज भी करा, आपने फोटो ही नहीं भेजी। नहीं भेजी मैंने फोटो, क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं और बहुत अच्छी तरह सोया। 2 दिन बहुत आराम किया। अब क्या करूं, तो हर चीज सोने की तो फोटो नहीं दे सकता, सोती हुई फोटो भेज देते। नहीं, और ऐसा नहीं करूंगा। और पिछली बार तूफान आ रहा था आपके घर के सामने सी फ्रंट पे, आप फिर भी निकल गए उस चुनौतीपूर्ण माहौल में। इस हफ्ता तो सब कूल ऑफ था, इसमें नहीं निकले, ऐसा क्यों? नहीं निकला, नहीं गया। एक्चुअली मैं गया था सिर्फ 5 मिनट के लिए, एक्चुअली अंदर भी नहीं गया। मैं गया था मेरे राइफल क्लब में, वहां कुछ एक लिफाफा देना था। मैंने फोन कर सीलिंग में क्रॉस कर राइफल रेंज में एक अपना लिफाफा दे दिया और फिर वो लौट कर वापस आ गया। तो उसको एक राउंड मार कर आया बस, और कुछ नहीं। लेकिन रास्ता खाली था, सीलिंग का रिपेयर हो रहा था। अच्छा लगा, खुला रास्ता लग रहा था। और एक दिमाग में एक बात आ गई, 1970 में तो नहीं आ गए। क्यों 1970 क्यों? खाली था इसीलिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल खाली था। अच्छा, 70s में बिल्कुल खाली रहती थी रोड्स उस इलाके की, बैंड्रा की एकदम? वर्ली सीफेस एकदम खाली होती थी। बैंड्रा तो खाली होती थी, लेकिन वर्ली सीफेस भी खाली होती थी। उस समय डेड एंड था वर्ली सीफेस।
क्योंकि वहां पर अब जो रास्ता थ्रोफेयर है वो उस समय नहीं था, डेड एंड था, तो एकदम खाली डर लगता था जाते वक्त। बहुत बदल गया। हाँ वैसे आजकल फिर भी अगर आप एक्सप्रेस हाईवे पे आते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिखता है। ये पार्ट्स में, इन पेरिफेरीज में ट्रैफिक एकदम ड्राई आउट हो चुका है। गावा सर, कैसे अप्रोच करें अब मार्केट को? खरीदना है तो क्या आपने बोला खरीदना है तो ये लेवल्स पे 1500-200 पे बाय इनिशिएट कर दूं क्या एक्सपायरी के लिहाज से? 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक्सपायरी है मंथली वाली, तेजी मिलेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए मुझे। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, आज का जो लो है बहुत बढ़िया सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 34,650 का स्टॉप लगाएं और ले लीजिए, कल परसों में मुनाफा मिलेगा। जैसे मैंने फ्राइडे को कहा था घर ले जाइए मंडे को प्रॉफिट मिलेगा, वैसा ही हाल यहाँ पर है। बैंक निफ्टी तो अपू नजर आता है, और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 15,150 15,175 के आसपास है। ले लेंगे, कल मुनाफा मिलेगा, परसों भी मुनाफा मिलेगा। एक्सपायरी यहाँ से ऊपर है, खाली एक्सपायरी का सोचना है तो यहाँ से ऊपर है, वीक नहीं लगता। हाँ गैप अप खुला लेकिन वीक नहीं है, वीक नहीं है, गैप अप खुला था इसीलिए कंसोलिडेट करता हुआ। गवा सर एक रैमको सीमेंट का चार्ट दिखा दीजिएगा। ये रैमको सीमेंट के सामने Q4 के नंबर्स आए हैं, रिजल्ट मुनाफे का आंकड़ा तो ठका है। 250 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन के सामने 210 करोड़ रुपए, 40 करोड़ का मिस है। पर मुनाफे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होगा। तो वो देखते हैं जब वो आंकड़े सामने आते हैं। मुनाफे में हो सकता है कोई और इशू भी हो सकते हैं, पर ये एटलीस्ट अब तक जो नंबर फ्लैश हो रहा है, मुनाफा उम्मीद से कमजोर, स्टॉक थोड़ा सा और ठंडा पड़ता हुआ, 2.25% का दबाव। कब सर रैमको का चार्ट, रैमको सीमेंट क्या कहता है चार्ट? थोड़ा डिप हो सकता है, 950 तक एक स्लाइड होने की संभावना है। 980 का स्टॉप लगा कर फिर शॉर्ट करे तो शायद थोड़ा मुनाफा मिल जाएगा शाम तक। फिर देखेंगे फ्रेश आपके नंबर्स भी आप समझ जाएंगे, लेकिन कह सकते हैं 930 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वहां पर समझ जाता है तो ठीक है। ठीक है, ये एकदम से देखिए वो कट आता हुआ, क्योंकि नंबर आय का आंकड़ा भी आ गया 1650 करोड़ के सामने 1630 करोड़, तो ऑलमोस्ट इन लाइन आय। प्रॉफिटेबिलिटी में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव। अब मार्जिन्स के आंकड़े उस पिक्चर को, तस्वीर को क्लियर करेंगे। लेकिन गाबा सर चलिए, थैंक यू सो मच। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के ईडी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रमेश गहयानी साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रमेश सर स्वागत है आपका। और रमेश सर की कंपनी एंड्योरेंस के नंबर्स Q4 के अच्छे रहे, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम Q4 में, आय में 33% का साल दर साल उछाल। रमेश सर पहले तो ये जो रेवेन्यूज में अच्छा मोमेंटम आया, इसका ब्रेकअप समझाइए। वॉल्यूम से कितना, रियलाइजेशंस भी इंप्रूव है, उससे भी मदद मिली क्या? और ये लार्जली क्या वो ऐसा था क्या, बेस ईयर जो था वो ठंडा परफॉर्मेंस वाला था, इसीलिए ग्रोथ ज्यादा अच्छी दिख रही है? नमस्कार आशीष जी। नहीं, इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। जो हमने पिछले 2-3 सालों में एक्वायर किए थे, उसकी मेच्योरिटी लेवल आ गई है। और हमने जो और कस्टमर्स के ऑर्डर एक्वायर किए थे उसमें भी ऑर्डर्स काफी अच्छे थे, और नए प्रोडक्ट्स, नए वॉल्यूम्स हमें मिले थे, उसकी वजह से ऑर्डर ऊपर गए हैं। और सेकेंडली ओईएम्स का परफॉर्मेंस Q4 में बेहतरीन रहा है, और उस परफॉर्मेंस से मेरे ख्याल सारी ऑटो इंडस्ट्री को गेन हुआ है। तो ये कारण है कि Q4 इतना बढ़िया गया। तो आप कह रहे हो ओईएम्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मेरे ख्याल से Q4 में टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए तो फिर भी कहना चाहिए वीकिश क्वार्टर रहा था ओवरऑल। तो आपने, एंड्योरेंस ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऐसा है कि पाए इतनी बड़ी नहीं लेकिन आपका मार्केट शेयर गेन हो गया, ऐसा हो रहा है क्या इस समय? जी हाँ। एक तो ऐसा है कि आप देखें ब्रेक्स का जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें काफी अच्छा उछाल आया है, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो हैं वो काफी गाड़ियों में वो जो रेगुलेशन आया था 2019 में, उसकी वजह से हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम्स का कंजम्पशन काफी ज्यादा है, और उसमें हमारी अच्छी मार्केट शेयर है। तो एक तो वहां से हमें मिला, दूसरा सस्पेंशन में काफी अच्छा शेयर ऑफ बिजनेस है हमारा, और तीसरा हमारा पेनिट्रेशन लेवल जो है वो ओईएम्स में और बढ़ गया है। हमारा शेयर ऑफ बिजनेस और हमारा कंटेंट पर व्हीकल भी और ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से हमें काफी अच्छा मुनाफा हो, ये रेवेन्यूज काफी अच्छी तरह से मिले। आपने ब्रेक्स की बात छेड़ी, स्ट्रीट बुलिश हो रहा था, बीच में मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज को लेकर कि 200 सीसी प्रीमियम सेगमेंट जो कि फिलहाल डोमिनेट करती हैं एमएनसीज जैसे कि बॉश वगैरह, उस पेज में अब आप लोग पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हाई एंड एबीएस सिस्टम्स उस मार्केट को उतरने की तैयारी, क्या अपडेट है सर? कुछ ऑर्डर विन्स हुए हैं क्या उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, वो प्रीमियम सेगमेंट जिसको कहा जाता है? हाँ, प्रीमियम सेगमेंट में हमारे को ऑर्डर्स विन्स हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं, और उसमें हम काफी तेजी से काम कर रहे हैं। हमें इस सेगमेंट में बहुत ही मजबूती से आना है,
हमारी जिस कंपनी से हमने कोलैबोरेशन ली थी, जिसका नाम है ग्रिमेका, आज से 15 साल पहले जिससे कोलैबोरेशन ली थी, आज उसी को हमने एक्वायर कर लिया है और उसके ब्रांड, आईपी और ट्रेडमार्क सब हमने एक्वायर कर रखे हैं। और इससे जो हमें यहाँ लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में जो हमें मुनाफा होगा बिजनेस का, ठीक है, उसको हम पूरी तरह से इनकैश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो एबीएस की रिक्वायरमेंट है वो 125 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं उनमें एबीएस की एप्लीकेशंस लगी हुई हैं। नाउ हमारे लिए एक नेचुरल प्रोग्रेशन था कि हम एबीएस में आते और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जैसे बॉश हैं, कॉन्टिनेंटल्स हैं, जो कि काफी अच्छे मजबूत खिलाड़ी हैं, उस जगह पर हमें कुछ स्पेस मिलने की वो इरादा था और वो हमने उसकी पकड़ को मजबूत किया। हमने कोलैबोरेशन ली, एक अच्छा पार्टनर लिया है जो एबीएस ब्रेक्स बनाता था और उसी के साथ मिलकर हमने अपना प्रोडक्ट डेवलप किया, जॉइंट डेवलपमेंट किया, जो आज की तारीख में टेस्टिंग स्टेज से काफी आगे तक पहुंच चुका है। और हमें उम्मीद है या काफी वो है, मजबूती है कि हम अक्टूबर तक उसको मास प्रोडक्शन में ले आएंगे। तो उससे हमारे वॉल्यूम्स और रेवेन्यूज और ज्यादा बढ़ेंगे और हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अच्छा रमेश सर, आजकल ऑटो एंसिलरीज में, ऑटो इंडस्ट्री में सब लोग चर्चा तो ई व्हीकल्स की करते हैं, चर्चा हर तरफ उसकी है। आप लोग ईवीज में मेरे ख्याल से ऑलरेडी सप्लाई करना शुरू कर चुके थे, किन किन को सप्लाई कर रहे हैं, वो सेगमेंट आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जो ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का कहा जा रहा है नेक्स्ट लेग है, उसके लिए एंड्योरेंस किस हद तक तैयार है? देखिए, एंड्योरेंस वैसे हर लिहाज से तैयार है, क्योंकि हमारे सस्पेंशन प्रोडक्ट्स, ब्रेक प्रोडक्ट्स वो उसी ईवीज में एज इट इज लग सकते हैं। थोड़ी सी व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, थोड़ी सी उसकी डैम्पिंग फोर्सेस और जो क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो जाती है, वरना जो प्रोडक्ट्स से हम डील करते हैं वो डेफिनेटली एज इट इज उसी एक्सपेंशन के तहत ईवीज में अडॉप्ट हो सकते हैं। और हम बड़ी एक्टिवली ओईएम्स के साथ काम कर रहे हैं और ओईएम फंडेड जो कंपनीज हैं उनके साथ भी बड़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो जिस तरह भी मार्केट ईवीज पे बनेगी, हम भी उसी तेजी में आगे अपने ऑर्डर्स को एक्वायर करते जाएंगे और इस सेगमेंट में भी काफी तेजी से और काफी मजबूती से आने का पूरा विचार है। अच्छा रमेश सर, Q4 तक का परफॉर्मेंस तो बढ़िया, मेरे ख्याल से Q4 के बाद, मार्च के बाद असल में वो पैंडेमिक की वेव 2, उससे रिलेटेड कंसर्न्स, उससे रिलेटेड रीजनल लॉकडाउन, इन सब की शुरुआत हुई थी। कई सारे ओईएम्स ने ऑफ लेट तो प्रोडक्शन हॉल्ट्स भी करे थे। इस Q4 के बाद Q1 में अब तक की तस्वीर कैसी है? किस हद तक ग्रोथ ठंडी पड़ी और इस समय की ताजा स्थिति क्या है, जब होप जाग रहे हैं कि हम लोग अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे, पैंडेमिक कुछ हद तक कंट्रोल में आ रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, इंक्वायरीज वापस बढ़ना शुरू हुई हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका आशीष जी। जब तक ये डीलर आउटलेट नहीं खुलेंगे, जब तक कंजम्पशन पैटर्न नहीं इंप्रूव होगा, तब तक आप ये देखिए कि एकदम सेल्स में बढ़त होना इतना आसान नहीं है। जो ओईएम्स एक्सपोर्ट अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हैं वो डेफिनेटली गाड़ियां बना रहे हैं। सारे ओईएम्स जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हैं वो गाड़ियां बना रहे हैं, वो कंजम्पशन हो रही है, वो गाड़ियां जरूर बन रही है। मगर डोमेस्टिक में जब तक आउटलेट, डीलर्स आउटलेट नहीं खुलेंगे तब तक उस कंजम्पशन को ज्यादा बढ़त नहीं मिलेगी। रहा सवाल लॉकडाउन्स का, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप ये देखिए कि हम उम्मीद कर रहे थे कि आज 24 मई को कुछ एरियाज जैसे दिल्ली और एनसीआर रीजन हैं उसमें लॉकडाउन खुल जाएगा, उससे हमें इंडस्ट्री को फायदा ये होता है कि डीलर्स खुल जाते और कंजम्पशन पैटर्न बढ़ जाते, मगर उन्होंने फिर उसको और फर्दर एक्सटेंड कर दिया है 31 मई तक। अगर हम इस बात को पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल केसेस जो सिर्फ 95,000 पीक पर थे, इस बार ही 4-4.25 लाख पीक तक गए, तो उसको रिकवर होने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। और मेरा ख्याल अगर कुछ लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो रहे हैं तो एक बेनिफिट के लिए ही हो रहे हैं, ताकि ये जो रोज के केस जो है वो तो अब 2.5 तक आगे वो कम होने चाहिए। हाँ नहीं, अब बेसिकली इंतजार है कि ये लॉकडाउन्स कब हटेंगे, डीलर्स खुलेंगे, उसके बाद दरअसल इंडस्ट्री के हालात सुधरना शुरू होंगे। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड हुआ है तो लाजली शायद जून का महीना, होपफुली वो होप जागते हुए कि ये हालात पटरी पे लौटेंगे। मेरा समय खत्म हो गया रमेश सर, लेकिन एक सवाल पूछना रह गया मुझे। ये कंपनी ने टायर्स की रिटेलिंग की शुरुआत कर दी, 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में एक ट्रेडिंग अरेंजमेंट के चलते। क्यों, ये किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन और क्यों ट्रेडिंग अरेंजमेंट के चलते आप लोग टायर्स मार्केट करने लगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका।
आप ये देखिए हमारे जो आफ्टर मार्केट सेल्स है वो काफी स्ट्रांग है। हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को आफ्टर मार्केट में और हुई स्पेस में उन सब जगह बेचते हैं। हमारे ब्रांड वैल्यू है, हमारी अच्छी एक ब्रांड की ब्रांड है मार्केट में, और इसमें हमने वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पकड़े हैं जिसमें हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, मगर उसकी जो मार्केटिंग हम करते हैं, जो रेप्यूटेड लोग बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स को, उनसे लेकर हम मार्केट में बेचते हैं। तो ये एक एडिशनल रेवेन्यू का वो हमारी स्ट्रेटजी है। और टायर्स में क्योंकि हमारा ब्रांड अच्छा है और क्योंकि हम मतलब हमारी डीलरशिप्स अच्छे हैं, इसलिए हमने टायर्स को ट्रेनिंग उसमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। सवाल तो बहुत सारे मेरे जहन में थे, लेकिन समय खत्म हो गया। रमेश सर, कभी और आपसे और कंटिन्यू करूंगा बातचीत करना जब थोड़ा सा आउटलुक क्लियर होगा FY22 का, तब बाकी के सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन रमेश सर, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अपने Q4 नंबर्स पे खास तौर पे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक 3% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, गजब के रिटर्न्स वैसे स्टॉक ने दिए। साल के लोज मेरे ख्याल से 600-650 रुपए के थे, वहां से अब ये 1500 ऑड लेवल्स के आसपास आके खड़ा हो गया। ब्रेक के उस पार शेल्सर और वीरू से कराऊंगा आप लोग को रूबरू। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सारा का सारा बोनस एफडी में डाल दूंगा। सर, इसलिए तो आप सर हो। खुद को मत दो गोली, पैसे बढ़ेंगे स्लोली, कम आएगा हाथ में, पछताओगे तुम बाद में। इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, और फिर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। ये जिसे तुम कहते हो इन्वेस्टिंग। ध्यान से देखो बबलू, योर मनी इज जस्ट रेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट की बात सुनो, एक्सपर्ट सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, टॉप इंडियन कंपनीज के साथ आगे बढ़ो, ऐप स्टॉक खोलो और माइक दबा के बोलो स्टॉक बास्केट। अपना बास्केट चुनो, फूलो फलो, आसमां छू लो, आप समझ गए, एटसेट्रा वगैरह। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शेल्सर और वीरू को स्क्रीन पर दिखाइए। और ठीक ठाक हफ्ते की शुरुआत हुई है। शेल्सर हरे निशान में है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड है। क्या 15,430 की कूच की तैयारी कर रहे हैं क्या हम लोग? तो यूँ समझिए आशीष जी, आपके सामने एक रिकॉर्ड है तो निफ्टी में दिखेगा ही, चाहे इस हफ्ते दिखे या जून के पहले हफ्ते में वीकली एक्सपायरी में। लेकिन ये बात पक्की है, जो मोमेंटम आप देख रहे हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और PSU बैंक्स में, वो देखते ही बनता है। आपके सामने मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर है, स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर है और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज 4:1 है। मतलब चौतरफा तेजी आप इन सेक्टर्स में आते हुए देख रहे हैं। छोटे मंजिले स्टॉक्स हैं लेकिन ज़बरदस्त मोमेंटम है। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग थीम ये है कि पूरा का पूरा ओपनिंग अप ट्रेड खुलता हुआ दिखेगा। मैं अभी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़ के जो CMD हैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। ऑटो एंक्लरी स्पेस जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको तेज़ी में दिख रही है और सरकारी माइनिंग कंपनीज, ज़बरदस्त मोमेंटम इन सब स्टॉक्स में। निफ्टी और बैंक निफ्टी साइडवेज, लेकिन अगले 90 मिनट में आपको पकड़ते हुए दिखेंगे वीरेन जी और मैं, एक से एक बढ़िया ट्रेड्स छोटे और मंझले स्टॉक्स में। आशीष जी। ओके, तो ब्रेक के उस पार तगड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और कमाई के बेहतरीन मौके। नमस्कार।